दोस्तों, क्या मोदी सरकार मतलब एनडीए सरकार दिन ब दिन एवरी डे एवरी पासिंग डे कमज़ोर होती जा रही है। और इस बात का, इस सच्चाई का एहसास मोदी और शाह को होने लगा है। अब आज की ही मिसाल देखिए। आज दिल्ली में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अहम ऑल पार्टी मीटिंग थी। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब जितनी भी पार्टियां, एनडीए हो, अपोजिशन हो, जो भी पार्टी हो, सारी पार्टियां जो लोकसभा में, उनकी मीटिंग थी। और इस मीटिंग से, इस इंपॉर्टेंट मीटिंग से मोदी जी और शाह साहब ने अपने को दूर रखा। शाह साहब जो थे मोदी जी के चाणक्य, वो मुंबई चले गए पार्टी की मीटिंग लेने, और मोदी जी ने अपने को अलग अलग कार्यक्रमों में बिजी रखा, वहां नहीं गए। और इस मीटिंग में, जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, इसमें राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया। मोदी और शाह ने राजनाथ को आगे कर दिया, क्योंकि मोदी को पता था कि मीटिंग में बवाल होगा, हंगामा होगा। अब जब ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हुई तो फिर हंगामा भी हुआ। और हंगामा इसलिए हुआ कि जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे अपोजिशन की हो या एनडीए में हो, वो एक सुर से इस बात का विरोध कर रही हैं कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है कांवड़ यात्रा के दौरान। जिस तरह से योगी सरकार ने या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि छोटे दुकानदार अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएं, अपना नाम क्लियर करें, यानी हिंदू ये बताए कि वो हिंदू है, मुसलमान ये बताए कि मुसलमान है। और इसका असर ये हुआ कि जयंत चौधरी जो सहयोगी, आज उन्होंने पहली बार माइक पे कहा कि वो इस नीति का, इस फैसले का विरोध करते हैं, और उन्होंने कहा कि इसको वापस होना चाहिए। इससे पहले जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कहा है कि नहीं, गलत है ये आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, आप धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, धर्म को आगे कर रहे हैं, आप ये फैसला वापस लें। और शुरू से यहाँ की परंपरा रही है, किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने बैर नहीं किया कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन सर विपक्ष, तो ये पहचान करके चिन्हित करने की जो बात है वो मेरी समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। अब सोचिए, अमित शाह को या मोदी जी को ये उम्मीद नहीं होगी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी या चिराग पासवान है या नीतीश कुमार है, ये पार्टियां भी आंख दिखाकर बात करेंगी और कहेंगी कि आदेश वापस लो। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी फोन करेंगे योगी आदित्यनाथ को, जो नाराज बैठे? क्या मोदी फोन करके योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि भाई ये फैसला वापस करिए, रद्द करिए, कैंसिल दिस ऑर्डर? क्या मोदी जी फोन पर योगी को कह सकते हैं आज की तारीख में, आज जिस जमीन पर मोदी खड़े हैं, जहां चारों तरफ से घिरे हुए हैं और पहले से ही अमित शाह और योगी की टेंशन चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, क्या मोदी योगी को फोन करके कह सकते हैं आज की तारीख में कि ऑर्डर वापस लो, आदेश वापस लो? क्या इतनी हिम्मत मोदी कर पाएंगे? और अगर मोदी हिम्मत नहीं कर पाते, चुप रहते हैं, जैसे आज वो दूर रहे ऑल पार्टी मीटिंग से, तो फिर एक चीज दोस्तों तय है, एक चीज ये तय है कि जो बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, उसमें ना सिर्फ कांग्रेस हंगामा करेगी, समाजवादी पार्टी हंगामा करेगी, तृणमूल करेगी, सारी की सारी जो पार्टियां हैं, जी हां, सारी की सारी इंडिया अलायंस की पार्टियां, वो तो विरोध करेंगी। पहली बार मोदी के साथ जो लोग बैठे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, और हो सकता आगे नायडू बाबू, क्योंकि नायडू बाबू को भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट चाहिए, और उनका जो किरदार है आंध्र प्रदेश में, वो सेकुलर है, वो मुस्लिम्स के फंक्शंस में जाते, तो नायडू भी आगे चलकर वोट पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं वो भी, उनको भी बोलना पड़ेगा। तो पहली बार मोदी जी घिरे हुए हैं, और चारों तरफ से घिरे हुए हैं कि अगर वो योगी को फोन नहीं करते तो उनसे हिसाब मांगा जाएगा पार्लियामेंट में, और जो सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि मोदी जी जो सवा महीने पहले तक एक फोन में, चुटकी में मुख्यमंत्री हटा देते थे, कैबिनेट बदल देते थे, आज सवा महीने बाद, 4 जून के बाद खासकर, मोदी जी इतनी कमजोर स्थिति में हैं
कि अपने ही मुख्यमंत्री, जिनको उन्होंने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, योगी जी को फ़ोन नहीं कर पा रहे कि भाई आदेश रद्द कर दो। ये इतनी कमज़ोर स्थिति है। और क्या वो ऑल पार्टी मीटिंग उसका सामना नहीं कर पा रहे, अपने ही सहयोगियों का सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बवाल होगा। तो एक तरफ योगी हैं, पहाड़ जैसी चुनौती, मोदी जी को फ़ोन करना है कि आदेश रद्द करें, मोदी जी के पास एक विकल्प ही है। और दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट में बजट सत्र में हंगामा होगा और विपक्ष के साथ साथ मोदी जी के साथी भी उस आदेश का विरोध करेंगे जो योगी ने दिया है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, और दिन ब दिन मोदी जी की स्थिति बड़ी कमज़ोर होती जा रही है। और अगर ये 3 राज्यों के चुनाव कहीं हाथ से निकल गए तो फिर क्या होगा? उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या मोदी जी 5 साल पूरे कर पाएंगे? 2.5 साल पूरे कर पाएंगे? 12 महीने मोदी जी चल पाएंगे? मोदी की गारंटी क्या कहती है? 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। प्रोफेसर रविकांत हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, योगी के मिजाज को समझते हैं कि योगी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या वाकई योगी ने मोदी को फंसा दिया है। और दूसरा, हमारे साथ आज उमाकांत लखेड़ा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे मैं वाकई ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोदी क्या ये सरकार को 12 महीने चला पाएंगे? फिलहाल तो 12 महीने, या 5 साल पूरा कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। तो चलते हैं प्रोफेसर रविकांत साहब के पास, उनको सुनते हैं, और फिर उमाकांत लखेड़ा साहब को सुनते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि आप तो योगी के माइंड को समझते हो, पूरी रिसर्च है, पूरा शोध कर रखा है आपने योगी की पर्सनालिटी पर, और कई बरसों का शोध है आपका। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि योगी का जो मिजाज है, योगी के जो तेवर है, योगी की जो एक अग्रेसिव उनकी पर्सनालिटी है, क्या योगी इस मुद्दे पर क्या योगी जी मोदी की बात मानेंगे, या हो सकता है योगी मोदी की बात को टाल जाएं? क्या मोदी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी जी ये चाहते हैं कि मोदी जी फोन करें, ये वो भी तो दिखाएं। तो जो हिंदुत्व का उनका मुखौटा है वो उतार दे पहले, और उसके बाद फिर योगी जी का अपना गेम होगा। कि जैसे AK शर्मा को 6 महीना इंतजार करवाया था ना, और योगी जी को बहुत इंतजार करवाया मोदी जी ने। साहब, प्रमुख सचिव अपना नियुक्त नहीं कर पा रहे थे, DGP तो आज भी नहीं कर पा रहे। और आपने ठीक कहा कि क्या योगी जी तत्काल मानेंगे? तो न तो योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान है, ना वो राजस्थान वाले हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी, ये योगी आदित्यनाथ हैं। और होल्ड पे रखा जा सकता है कि साहब विचार करेंगे, और अगर ये बोल दिया कि विचार करेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब होगा। योगी आदित्यनाथ को सीधा 19 नहीं, अब 21 वाला खेल करना है, बड़ी लाइन खींचनी है। और वो बड़ी लाइन हिंदुत्व की तभी होगी जब ये मैसेजिंग हो बाकायदा कि मोदी जी ने फोन किया और योगी जी ने नहीं माना। ये असली बड़ी लाइन होगी, और यही गुजराती लॉबी की यही मात होगी। इसी पर खेल रहे हैं योगी जी। लखेड़ा साहब, मेरा जो सीधा सवाल है, डॉक्टर साहब से तो मुझे जवाब मिल गया, सीधा सवाल मेरा ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आदेश जारी किया कि मुसलमान जो हैं अपनी दुकान पर, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, हिंदू तो बहाना है, असली बात यह कि जो मुसलमान है अपना नाम रखे कि मेरा नाम अहमद है, मैं फल बेचता हूँ, मेरा नाम जो है जफर है, मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, मैं बीड़ी बेचता हूँ, मेरा नाम ये है। तो बेसिकली ये सब समझ रहे हैं कि मुसलमानों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान के लिए योगी ने किया है। अब योगी ने जो कार्ड खेला है, उस कार्ड पर घिग्गी बनी हुई है। मोदी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या, इन्होंने तो हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया। तो क्या आपको लगता है योगी ने जिनकी कुर्सी हटाना चाह रहे थे, जिनको मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाह रहे थे मिस्टर अमित शाह, क्या इन लोगों पर एक ऐसा तीर मारा है, ऐसा दांव चला है कि इन दोनों गुजरात के नेताओं को समझ नहीं आ रहा, ये खुद फंस गए मोदी और शाह? नहीं, फंस नहीं गए, ये ऐसी जगह फंस गए कि इनका बाहर निकलना मुश्किल है। ओहो, इनका दलदल में फंस गया रथ मोदी का।
रथ जो है आपका दलदल में फंस गया, वो बाहर नहीं निकल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है बहुत सेंसिटिव है, सोशली बड़ा सेंसिटिव है। और मोदी ने, योगी ने जो दांव चला है, योगी ने बेसिकली जो 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 एनडीए सरकार है जिसको मोदी लीड कर रहे हैं, उस एनडीए सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। क्योंकि जो संघ परिवार, उसके जो आउटफिट्स है, उनके जो बयान आ रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मतलब अभी तो कांवड़ यात्रा में ये काम शुरू हुआ है, उसके बाद इसे ऑल इंडिया लेवल पर लागू किया जाएगा। तो ऑल इंडिया लेवल पर लागू करेंगे तो आप भाई साहब, ये अमरनाथ यात्रा पर भी लागू होता है, क्योंकि वहां तो कुल्ली जितने लोग हैं वो सब मुसलमान हैं, वो यात्रियों की सेवा करते हैं। और ये बाकी जगहों पर जो यात्राएं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो धार्मिक जो उत्सव होते हैं, वहां भी अगर इस तरह के बोर्ड लगने शुरू हो जाएंगे। और कांवड़ यात्रा तो बिहार में भी निकलती है, देवघर में, मैं जब बिहार में था तो देवघर में वहां भी कांवड़ यात्रा लेके लोग जा रहे थे रास्ते में। तो मेरा ये कहना है कि जलाभिषेक जो है, ये जलाभिषेक यात्रा को जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग एक किस्म से गहरी दरार योगी और गुजरात लॉबी के बीच में इसने डाल दी है। और जो एक कोलिशन गवर्नमेंट मोदी जी की लीडरशिप में दिल्ली में काम कर रही है, खींचातानी के बीच में, उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर बयानबाजी एनडीए के अलायंस करना शुरू करेंगे, जयंत चौधरी 2 एमपी हैं, बयान दे दिया विरोध में खुल करके। जीतन राम मांझी बैठक में नहीं गए जयंत चौधरी की जगह, जयंत चौधरी आज सहारनपुर में थे, मेरी बात हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये चीजें, और जैसे 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 ये प्रेशर बढ़ेगा, इसमें नीतीश कुमार ने भी शर्तें रख दी है, बिहार का क्या हिसाब दो, बिहार को हिसाब दो, नहीं तो हमें ग्रांट दो। उड़ीसा समझ लखेड़ा साहब आप ये कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं, आप लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी ने मोदी और शाह दोनों को फंसा दिया, एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और उनको समझ नहीं आया, क्योंकि मसला हिंदुत्व का है और मोदी जो हैं उस पर बैकफुट पर आ गए। उधर जो उनके अलाइज हैं, उनके जो साथी उनके पीठ पर चढ़ रहे हैं। विक्रम बेताल की स्थिति है इस वक्त, अगर आप देखें एनडीए की हालत। एक बुनियादी फर्क है जो आप ही की बात में आगे बढ़। देखिए, योगी तो कह सकते हैं मेरी सरकार हिंदुत्व की है, हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही है, प्रचंड बहुमत है। लेकिन ये बात मोदी तो नहीं कह सकते ना कि मेरी सरकार हिंदुत्व की सरकार है। वो तो एनडीए की गवर्नमेंट है, उसमें तो सेकुलर अलायंस है, उसमें चंद्रबाबू नायडू जैसे सेकुलर है, उसमें समाजवादी नीतीश कुमार है, उसमें चिराग पासवान है, उसमें जयंत चौधरी है। ये तो हिंदुत्व के पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। ये तो अपना एजेंडा है बीजेपी के साथ। मैं समझ, एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं कि मोदी की जो सरकार, योगी की सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन मोदी की सरकार बीजेपी की नहीं है। मोदी की सरकार दरअसल सच्चाई है कि नीतीश और नायडू की सरकार है। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि भाई ये जो अमित शाह साहब हैं, ये एक फोन करते हैं और गुजरात का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट बदल जाती है। अमित शाह एक फोन करते हैं और उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, इस्तीफा देना पड़ जाता है रातों रात। येदुरप्पा को 2 मिनट में कुर्सी से उतार दिया। येदुरप्पा जैसा नेता साउथ का, जिसने साउथ में बीजेपी खड़ी की हो, मुख्यमंत्री से कुर्सी से हटा दिया, एक फोन गया, इशारा हुआ, कुर्सी छोड़ दी। और आज मैं देख रहा हूं कि अमित शाह फोन नहीं कर पा रहे, अमित शाह बगलें झांक रहे हैं। मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुजरात लॉबी को क्या हो गया। डॉक्टर साहब क्या हो गया, सांप सूंघ गया, क्या हो गया, और किसने सांप सूंघा दिया है? वो पहले 292 के नरेंद्र मोदी थे, फिर 303 के हुए, 313 के हुए, अब 240 के नरेंद्र मोदी। तो वो जो ताकत थी, जो अहंकार था, वो सब गायब हो चुका है। अब नरेंद्र मोदी को केवल सरकार में बने रहना है। इसलिए नीतीश नायडू को भी, जयंत चौधरी को भी, चिराग पासवान को भी, जीतन मांझी को, इन सबको जुटा करके रखना है। एक तरफ तो ये परिस्थिति है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो अंतर्द्वंद था वो अब गहराने लगा है और उसका केंद्र योगी आदित्यनाथ बन रहा है। खुलेआम चैलेंज दिया। पिछले 5-7 साल में नरेंद्र मोदी के सामने उस तरह से कभी झुके नहीं योगी आदित्यनाथ।
भले ही उन्होंने एक कार के पीछे दौड़ा दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन उन्होंने हुक्म को उस तरह से बजाया नहीं कि आपने कह दिया, फरमान जारी कर दिया तो हो गया। आप कह दें कि आज कैबिनेट पूरी गायब तो हो जाएगी, ये उत्तर प्रदेश है, यहां संभव नहीं है। और एक नया ब्रांड तैयार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और उस ब्रांड के सामने गुजरात के पूरे ब्रांड को फेल साबित करना है उनको, तभी उनके लिए रास्ता तैयार हो सकता है आगे का। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाना, एक तो आप चुटकियों में नहीं कर सकते कि आपने इशारा किया, ये वो योगी आदित्यनाथ नहीं है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, ये वो चलने वाले व्यक्ति नहीं है। ये तो बाबा जी हैं। तो हमको डॉक्टर साहब मुझे तो निष्कर्ष बताइए ना, प्रोफेसर साहब मुझे निष्कर्ष बताइए, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि मोदी और अमित शाह फंस गए हैं, खाई में गिर गए, मतलब ऊपर से आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, स्थिति क्या है भाई? दर्शकों को ये तो बताइए कि ये जो जिसको लोग कहते थे कि भाई सूरज अस्त नहीं होता है, ये मोदी मैजिक है, ये आदमी जादूगर है, ये भगवान का अवतार है, ही इज नॉट बायोलॉजिकल। अब क्या स्थिति सर, ये तो बताइए, आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, आप ये तो बताइए कि भाई इस वक्त स्थिति क्या है, टेम्परेचर क्या है मोदी जी का? दीपक जी, अंग्रेज भी कहते थे कि सूरज कभी डूबता नहीं है उनके जमाने में, और वो चले गए। ये तो नरेंद्र मोदी हैं। और मोदी जी अगर ये सोचते हैं, अमित शाह जिनकी सबसे ज्यादा नजरें हैं, कि हम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, तो ये संभव नहीं है। खुला चैलेंज है ये, जो भी फरमान जारी हुआ ये खुला चैलेंज है। क्या योगी को नहीं मालूम है कि नरेंद्र मोदी एनडीए गवर्नमेंट चला रहे हैं, अब हिंदुत्व की सरकार नहीं है? ये योगी को पता है ना। ये बेसिकली, ये मुझे लगता है कि जो टारगेट किया है योगी जी ने, वो चुनौती सीधे तौर पर मोदी और शाह के सामने है कि अब निपट लो, फैसला यही हो जाएगा। ये बिल्कुल ताल ठोकने के मूड में है। मतलब रोक सको तो रोक लो, करने की हिम्मत है तो मना करो। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि आप कहिए तो। और योगी को सीधे तौर पर अब एक नया ब्रांड, जो एक और ज्यादा फायर ब्रांड चेहरा जो योगी का रहा है, उसको स्थापित करना है, और मोदी जी को अब किनारे और अमित शाह को उस तरह से लगाना है। ये पूरा खेल चल रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि योगी जी को हटाया जा सकता है, कतई नहीं हटाया जा सकता आसानी से। हालांकि अभी इसमें शहमात का गेम तो चल रहा है, अब आगे देखना होगा क्या होता है। शहमात का प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि शहमात का चेस पर बिसात बिछी है, मोहरे चले जा रहे हैं, शहमात का गेम है। और एक चीज और डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही, प्रोफेसर रविकांत जी ने, उन्होंने कहा कि अब हिम्मत नहीं है मोदी की। ये मोदी 4 जून से पहले वाले मोदी नहीं है, ये 240 वाले मोदी हैं, और इनकी अब हिम्मत नहीं है कि इस मसले पर ये योगी को फोन करके कहें कि आदेश वापस लो। तो मोदी भी सोच रहे हैं, हो सकता है राजनाथ से फोन करवाएं योगी आदित्यनाथ को, या मोहन भागवत से कराएं, तो फिर वक्त बताएगा। लखड़ा साहब एक चीज बताइए, आज मैं देख रहा था कि अमित शाह मुंबई में थे, और मुंबई में वो महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, और वहां उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब करो और मरो की स्थिति है, हमको किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए, हमको किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतना है। और यही बात उन्होंने हरियाणा में जाके कही थी कि चाहे कुछ हो जाए, हरियाणा में बीजेपी को जीतना है, और दोनों जगह बड़ी हालत खराब है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो अमित शाह इस वक्त टेंशन में है महाराष्ट्र को लेकर और हरियाणा को लेकर, अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, मान लीजिए हाथ से निकल गया, आसार तो लग रहे हैं, तो फिर ये अमित शाह मोदी की क्या स्थिति कमजोर हो जाएगी, ये बहुत वीक हो जाएंगे, और इन पर विक्रम बेताल की तरह नीतीश और नायडू इनकी पीठ पर चढ़ जाएंगे, और इनकी छाती पर जो है इनके सहयोगी दल होंगे, मूंग दलेंगे। क्या आपको लग रहा है कि स्थिति खराब हो सकती है नवंबर के बाद अगर चुनाव हारे? देखिए, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, और भारतीय जनता पार्टी जब से शिवसेना को उसने गच्चा दिया और वहां उनकी सरकार गिराई, तब से जो मराठा सेंटिमेंट्स है
मराठा, सिंधी भी मराठा है, ऐसा नहीं है, जी। लेकिन मराठा जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का जो मराठा सेंटिमेंट्स है, जिस धारा को बाला साहब ठाकरे रिप्रेजेंट करते थे, और उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे आज की तारीख में एक महाबली बन चुके हैं महाराष्ट्र, महाबली। यस। और आज कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है, जबकि जो सरकार बनी है बीजेपी और शिवसेना शिंदे साहब की, वहां समस्याओं का अंबार है, खींचातानी है, वर्चस्व की लड़ाई है, जूतम पैजार है, अजीत पवार को बाहर करो, ये सब खुल करके डिमांड हो रही है कि अजीत पवार का कोई पॉलिटिकल लोकेशनली रह नहीं गई है, वहां भगदड़ मची हुई है, अजीत पवार के लोग जा रहे हैं शरण में शरद। नहीं, ठीक है लकेड़ा साहब, आप एकदम बहुत सही पिक्चर समझा रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है कि अगर यही स्थिति आगे रही 3 महीने तक और अमित शाह इंप्रूव नहीं कर पाए और महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, हरियाणा हाथ से निकल गया, तो मोदी शाह का दिल्ली में क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इनके लिए एक एक घंटा एक एक रात बितानी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए एक एक रात, किसकी उल्टी गिनती शुरू होगी? मोदी और अमित शाह की जो टिकड़ी है, जो टुकड़ी है, तो ये दोनों के लिए दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है, वो हरियाणा जो एक समृद्ध राज्य माना जाता है, दिल्ली में रैलियां करने के लिए सबसे ज्यादा लोग हरियाणा से आते हैं, और एक बड़ी स्ट्रेंथ है हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है। और उधर सुदूर पश्चिम में महाराष्ट्र जैसा राज्य अगर आपके हाथ से खिसकता है, बंबई जैसा जगह आपके हाथ से खिसकती है, जो कॉमर्शियल कैपिटल गिनी जाती है भारत की, तो इसका जो अक्रॉस जो मैसेज जाएगा, वो मैसेज जाएगा कि अब आपको आपकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है 240 में आने के बाद। अब जो है वो एक मध्यांतर होता है ना, पिक्चर चलती है तो बीच में नाश्ता पानी के लिए इंटरवल होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, इसमें मोदी सरकार की का प्राण बसा हुआ है। इसीलिए संसद का सत्र सामने है, आपको विपक्षी पार्टियों के एनडीए अलायंस के साथ बैठक करनी है, संसद में एक होकर के दिखना है। उसको छोड़ के अमित शाह महाराष्ट्र गए, और महाराष्ट्र में पब्लिक इतनी नाराज है इनके, जो जिस तरह से इन्होंने अनैतिक ढंग से सरकार गिराई, और लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा निकला कि आपके 48 में से 30 सीटें मिली आपको, सारी जगह आप हार चुके हैं। और वहां के जो विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव के जो नतीजों को अगर विधानसभा में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहीं है ही नहीं धरातल पर। तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है कि विधानसभा कौन सा काम किया आपने? आप सरकार गिराई, आपने अनडेमोक्रेटिक सरकार गिराई, और एक अंडर करंट सिंपैथी वेव जो है ये उद्धव ठाकरे के पक्ष में बह रही है। तो आप उसको उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपके पास चेहरा कौन सा है? कोई चेहरा आपके पास है नहीं। तो मेरा ये सीधा सा आकलन है कि 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद असली एनडीए में असली बिखराव शुरू होगा। अगर बीजेपी यहाँ हारती है, जिसकी ज्यादा संभावनाएं हैं, तो सरकार का बहुत जबरदस्त एनालिसिस, एक एक पल मुश्किल हो जाए। बहुत जबरदस्त एनालिसिस। पहले आपने कहा कि महाराष्ट्र वीक क्यों है, हरियाणा क्यों वीक है बीजेपी के लिए, और दूसरा आपने कहा कि इन चुनाव की में अगर बीजेपी पराजित होती है, जिसकी आशंका है, वहीं से बिखराव शुरू हो जाएगा मोदी सरकार का। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, समय बहुत कम है, संक्षेप पे जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लग रहा है कि मोदी जी इस सरकार को 5 साल नहीं खींच पाएंगे? हालांकि सपने वो 2047 के देख रहे हैं, और आज भी अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा कि अगले 30 साल तक हम 30 साल तक अगले कहीं नहीं जाने वाले। क्या आपको लगता है कि नवंबर में चुनाव हारे, जो स्थितियां आप देख रहे हैं, उनके सहयोगी दल उनकी छाती पर चढ़े जा रहे हैं, मोदी और अमित शाह की, अगर नवंबर में हारे तो क्या आपको लगता है मोदी 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे? आपका दिल, आपका मन क्या कह रहा है?
क्योंकि आपका विश्लेषण बड़ा सटीक होता है, जो आप बोल देते हैं होता वही है फिर। दीपक जी, वो 5 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ 5 महीने को आप देखिए। अरे 5 महीने नवंबर में हो रहे हैं, और इन 5 महीनों के बाद क्या सूरत होगी, क्या स्थिति होगी, आप इसको देखिएगा। और अभी से वो चीजें दिखने लगी। ऐसा नहीं है कि लोग इसको कोई हम बहुत भविष्यवाणी के तौर पर देख रहे हो, सामने दिख रहा है। जयंत चौधरी ने आज क्या बोला, जीतन राम मांझी ने क्या बोला, नीतीश कुमार की खामोशी क्या कह रही है, नायडू साहब की स्पेशल पैकेज क्या कह रहा है। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें नरेंद्र मोदी की जो चाल है वो अवरोधों से घिरी हुई है। एक एक पांव बहुत संभाल करके रखना है मोदी जी को, और जहां फिसल गए फिर उठने वाले नहीं, जहां फिसल गए वहां उठने वाले वहां से फिर उठने वाले नहीं। और आप कह रहे हैं 5 साल छोड़िए, 5 साल छोड़िए, 5 महीना काटना मुश्किल होगा अगर नवंबर में ये चुनाव इनके हाथ से निकल जाता है महाराष्ट्र में। एक लास्ट लाइन में जवाब, आपको लगता है कि क्या ये एक अग्नि परीक्षा है? 4 जून के बाद लखेड़ा साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट मोदी जी के लिए आ रही है, वो डेट वही होगी जिस दिन महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव परिणाम घोषित होंगे नवंबर में? इनका देखिए, इनकी जो समस्या है, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, पहला दिन है कल सोमवार को। इनकी काउंटडाउन बजट सत्र में एक सशक्त विपक्ष इनके विपक्ष पर इतने मुद्दे हैं कि इनकी हालत खराब होने वाली इस बजट सेशन में। मैं आपको बता रहा हूं, इतने मुद्दे विपक्ष ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, वो तो आने वाले, उसके लिए तो 3 महीने का इंतजार है अभी महाराष्ट्र में। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे देश की राजनीति चल रही है, एनडीए के भीतर की उठापटक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर की उठापटक चल रही है, गुजरात लॉबी के खिलाफ एक रिजेंटमेंट, एक ज्वालामुखी अंदर ही अंदर भड़क रहा है, उससे इस देश में मध्यावधि चुनाव 2026 के डेडलाइन, मैंने 1-2 बार पहले भी आपके चैनल में कहा। चलिए साहब, आपने तो छक्का ही लगा दिया लखेड़ा साहब, छक्का ही लगा दिया प्रोग्राम आपके। मैं समझ गया, आपने छक्का लगा दिया है। अब मुझे प्रोग्राम को ये विराम देना पड़ेगा। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब छोड़िए कि नवंबर में क्या होगा और दिसंबर में क्या होगा। इन्होंने तो आज भविष्यवाणी कर दी कि मध्यावधि चुनाव होगा, यानी 5 साल पूरा नहीं करेंगे। लक्षण इस तरह के दिख रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं मोदी सरकार में या एनडीए की सरकार में, कि लखेड़ा साहब ने आज कहा। और मैं लखेड़ा साहब का इसलिए इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, क्योंकि भाई 1988 से अब तक लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोकसभा की। इनका कहना है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, मिड टर्म पोल हो सकता है, ये सरकार कभी भी बिखर सकती है। इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं एनडीए के बाहर और एनडीए के भीतर। आज प्रोफेसर रविकांत साहब, आप कई दिन के बाद आए, और लखेड़ा साहब आप आए, संडे के दिन आए, और आपने बेबाकी से चीजों को रखा है, बहुत बोल्डली आपने चीजों को प्रेजेंट किया है कैमरे के सामने, और समझाने की भी कोशिश करी है। एक लाइन ही बस मैं कहूंगा कि डेज आर नॉट गुड। अच्छे दिन मोदी और शाह के लिए अब नहीं दिख रहे आसपास कहीं पर, और हर दिन एक चुनौती उनके लिए लेकर आ रही है। लखेड़ा साहब आपका, प्रोफेसर रविकांत साहब आपका, आपने समय निकाला हमारे दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, थैंक यू।